प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन या फिर POAC। इस लॉ का बेसिक क्रक्स ये है कि मोल्स ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। मोल्स ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ये जो लॉ है ये डिराइव्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये डिराइव्ड लॉ है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, तो ये लॉ ये कहता है कि एटम्स जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। एटम्स विल बी कंजर्व्ड। If atoms are conserved, then I can also say moles of atom will also be conserved. Moles of atom will also be conserved. Let's understand this law with an example. तो ये जो रिएक्शन है ये अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट साइड में, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट साइड में तो कह सकते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अच्छा, तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के एटम्स कंजर्व्ड है। इन अदर वर्ड्स में यह भी कह सकता हूं कि अगर नाइट्रोजन के एटम्स कंजर्व्ड हैं तो इसके मोल ऑफ एटम्स भी कंजर्व्ड रहेंगे। तो मोल्स ऑफ nitrogen atom will be conserved as well. Okay. इसमें जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि एटम कंजर्व्ड है लेकिन मॉलिक्यूल्स कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन को हम देखें, इसमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 हैं। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 हैं और फाइनल टोटल मोल्स जो है 2 मोल्स हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कंजर्व नहीं हुआ है। इनिशियली 4 मोल्स थे, फाइनली 2 मोल्स हुए हैं। तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, दैट मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, लेकिन एटम्स के जो मोल है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 इधर और ये हो जाएगा 4। तो अभी देखिए ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, फास्फोरस के 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेड साइड में फास्फोरस के 4 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो 4 फास्फोरस के एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो यू कैन सी कि एटम्स कंजर्व्ड हैं, लेकिन क्या मॉलिक्यूल्स कंजर्व्ड हैं? मॉलिक्यूल्स कंजर्व्ड नहीं है। पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे? पहले टोटल 7 मॉलिक्यूल्स थे, 1 + 6, एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। बाद में क्या हो गया, 4 फॉस्फीन के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्व नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एटम्स तो कंजर्व्ड हो सकते, एटम्स हमेशा कंजर्व होंगे। एटम्स अगर हमेशा कंजर्व होंगे तो मोल ऑफ एटम्स भी हमेशा कंजर्व्ड होंगे। मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड।
Now let's talk about when this law can be used. First of all, this law can be used when we don't have complete information regarding the reaction. When we don't have complete information regarding the reaction. This basically means कि हमारे पास या तो सारे रिएक्टेंट्स या सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल रिएक्शन है A+B gives C+D, or let's just say in the question they have only given information regarding A giving C. तो ये जो रिएक्शन है ये एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है या फिर एक पार्ट ऑफ द रिएक्शन है ओरिजिनल रिएक्शन का. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पीओएसी यूज कर सकते हैं. अच्छा, सेकेंड वे वी कैन यूज दिस लॉ इज वी डोंट हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. देयर इज नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन आया है एंड यू आर अनेबल टू बैलेंस इट. तो इस पर्टिकुलर केस में पीओएसी कैन बी यूज्ड या रादर मे बी यूज्ड. अच्छा, इसमें इस पर्टिकुलर लॉ में ये मेक श्योर करना जरूरी है कि जो एटम जिस पे हम पीओएसी लगा रहे हैं. अच्छा, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पीओएसी इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन अ सिंगल एलिमेंट. And therefore, since it is applied on a single element, इसीलिए हमें ये make sure करना है कि that particular element must be conserved. So that particular element must be conserved. All right. तो ये हो गया कि कब हम इस लॉ को यूज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इस लॉ का ये है कि हमें हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये लॉ इज ऑलवेज यूज्ड ऑन अ लिमिटिंग रिएजेंट. दिस लॉ इज ऑलवेज यूज्ड on the limiting reagent. Now we'll try to understand how to apply POAC. Let's take 3 examples. Let's take the first example as the first one that we took, that is Haber's process. तो इस रिएक्शन को हमें ऑब्वियसली बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. Okay, now we will apply POAC on each atom one by one. पहला, POAC will be applied on nitrogen. Okay, whenever we are applying POAC on nitrogen, we have to know the atomicity of nitrogen. So we can see that the atomicity of nitrogen in N2 gas is 2, which means that N2 gas में 2 atoms है. So 2 multiplied by 2 is what? 2 is the atomicity of nitrogen. 2 multiplied by moles of nitrogen. This will be equal to, अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है. अब अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने एटम्स है और एटॉमिसिटी कितनी है नाइट्रोजन की अमोनिया में? तो एटॉमिसिटी जो नाइट्रोजन की हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू अमोनिया. ओके, अब हम लगा रहे हैं पीओएसी ऑन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स है? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है. तो 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा, अब एटॉमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की अमोनिया में? तो एटॉमिसिटी 3 है. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ अमोनिया. तो ये हो गया. ये इक्वेशन जो है वो पीओएसी लगाया है मैंने हाइड्रोजन एटम पे, और ये जो इक्वेशन ये मैंने पीओएसी लगाया है नाइट्रोजन एटम पे. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हम कार्बन पे पीओएसी लगाते हैं, लेट्स जस्ट से, तो पीओएसी ऑन कार्बन। ओके, इस टाइप के रिएक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि कार्बन जो है, जैसे कि C5H12, वो पूरा का पूरा कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन फॉर फॉर्मिंग CO2 इज C5H12। ओके, तो अगर हम कार्बन पे पीओएसी लगाते हैं तो व्हाट विल बी द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन C5H12? इट विल बी 5, क्योंकि 5 एटम्स है कार्बन के, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ C5H12, दिस विल बी इक्वल टू 1। 1 क्या है? एटॉमिसिटी है कार्बन की CO2 में, मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ CO2। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए मुझे पीओएसी लगाना है ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन एटम पे लगाते वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये रीजन ये कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 जगह जा रहा है, CO2 में भी जा रहा है और H2O में जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि CO2 और H2 दोनों का सोर्स क्या है? O2 है। CO2 और H2O में जो ऑक्सीजन है उसका, उन दोनों का सोर्स क्या है? O2 है। इसीलिए जब पीओएसी लगाएंगे O2 ऑक्सीजन पे, तो ये रिएक्शन का इक्वेशन देख लीजिए कैसा होगा। तो 2 into moles of O2, this will be equal to 2 into moles of CO2 plus 1 into moles of H2O। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3 का। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने पीओएसी लगाया है ऑक्सीजन पे, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो 2 जगह स्प्लिट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो अगर मैं ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ CaCO3। इसमें 3 क्या है? इसमें 3 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के CaCO3 के अंदर। This will be equal to 1 into moles of calcium oxide plus 2 into moles of CO2। इसमें 2 क्या है? 2 है एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। तो इसमें हम देख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है एट STP व्हेन C5H12 इज बर्न्ड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्टोशियोमेट्री से भी कर सकते हैं और पीओएसी से भी कर सकते हैं। स्टोशियोमेट्री तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोशियोमेट्री यूज करने के लिए आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए C5H12 है, उसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 और H2O। तो मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपको पता नहीं है, आपको इस रिएक्शन को बिना लिखे करना है। ओके, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बिना रिएक्शन लिखे करना चाहते हो, इसमें एक चीज आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि C5H12 जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो, और थोड़ा मैं बेटर लैंग्वेज में कहूं तो जितना कार्बन C5H12 में है वो पूरा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में। ये जो मैं बोल रहा हूं कि भाई पूरा कार्बन C5H12 का CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज को कंफर्म कौन करता है? इस चीज को कंफर्म करता है ये प्रीवियस रिएक्शन। तो आपको ये प्रीवियस रिएक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, बस आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके, तो आपको पीओएसी जब यूज कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में, अच्छा, इस क्वेश्चन को आप स्टोशियोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, बट सिंस यू आर डिसाइडिंग टू यूज ओनली पीओएसी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना है क्या कि जो कार्बन है C5H12 में वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में। और इन अदर वर्ड्स कि भाई C5H12 का जो कार्बन है वो CO2 के अलावा कहीं और नहीं जा रहा है। अगर आप इस चीज में सर्टेन हो तो आप पीओएसी कार्बन पे बेझिझक लगा सकते हो। तो लेट्स जस्ट से हम लगा रहे हैं पीओएसी ऑन कार्बन, क्योंकि मैंने इसमें श्योर हो गया हूं कि भाई कार्बन जो है, जितना कार्बन C5H12 में है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में। तो पीओएसी अगर मैं कार्बन पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5 into moles of C5H12, this will be equal to 1 into mole of CO2।
ये 5 क्या है, ये एटॉमिसिटी है कार्बन की C5H12 में। फिर से ये 1 क्या है, 1 है एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन CO2 जो कि 1 है। ओके, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई C5। अच्छा, C5H12 का उन्होंने वेट दे दिया है जो कि क्या है 28.8 ग्राम। अच्छा, C5H12 का जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 5 इंटू 12 प्लस 12 यानी 72 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, तो वॉल्यूम को क्या कैसे निकालेंगे, तो 5 इंटू 28.8 डिवाइडेड बाई 72, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22.4 से। तो हमने क्या किया, हमने मोल्स निकाले और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का दिया हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 27.6 grams of K2CO3 was treated by a series of reagent so as to convert all of its carbon to K2ZN FeCN whole 6 whole twice। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो गिवन क्या है, गिवन है आपका वेट दिया हुआ है। वेट क्या है, वेट ऑफ K2CO3 दे दिया है जो कि है 27.6 grams। ओके, अच्छा, इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि K2CO3 इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice। अच्छा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, लेट जस्ट कॉल दिस कॉम्प्लेक्स X। तो ये जो रिएक्शन है, हम इस क्वेश्चन को स्टोशियोमेट्री से कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें इस रिएक्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमें बस पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बीच में जितने भी स्टेप्स है वो गायब है। तो आप स्टोशियोमेट्री से करना भी चाहोगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ZN Fe नाइट्रोजन ये कहां से आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लियरली POAC ही यूज करना है। अच्छा, एक और हिंट है कि ये क्वेश्चन सिर्फ POAC से ही सॉल्व को होगा, वो ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो कार्बन एटम है वो कंजर्व्ड है। कार्बन एटम जो है वो कंजर्व्ड है। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कार्बन एटम कंजर्व्ड है, जो उन्होंने इस लैंग्वेज में दिया है कि सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू, तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि कार्बन एटम कंजर्व्ड है, तो हम POAC जो है वो कार्बन एटम पे लगाएंगे। POAC ऑन कार्बन एटम। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, दिस विल बी इक्वल टू। अच्छा, आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में कितने कार्बन एटम हैं। इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी 12 हो जाएगी, आप उसको ध्यान से देखो तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, उसको हमने X कह लिया है। अच्छा, तो इसमें दिया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका, अच्छा, मोल्स ऑफ K2CO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास जो कि उन्होंने 27.6 दे दिया है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है जो कि है 138, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ, अच्छा, मोल्स इसके हमें क्वेश्चन में इन्होंने मास पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका जो गिवन मास है उसको W बोल देते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने W ही पूछा है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास 698 आता है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ओके, तो इसका जो W की वैल्यू आ जाती है वो 11.6 ग्राम्स है। अच्छा, इन्होंने अभी मेंशन किया हुआ है कि राउंड इट टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो इसका राउंडिंग करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 आ जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 12 है। तो आप देख ही सकते हो कि POAC के क्वेश्चन में वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एक एटम कंजर्व्ड है और बीच के सारे स्टेप्स गायब हैं। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये POAC का क्वेश्चन है या स्टोशियोमेट्री का। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हो कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड aqueous solution of डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मतलब ये H2PO4 माइनस उन्होंने मेंशन कर ही दिया क्वेश्चन में, इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम, अमोनियम होता है आपका NH4 प्लस,
अमोनियम होता है NH4+, एंड मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+, टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है जो इन तीनों आयंस के थ्रू बन रहा है। दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो ये जो रिएक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये फर्दर इसको हीट करने पर Mg2P2O7 बन रहा है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका वेट दे दिया है। Mg2P2O7 का वेट इन्होंने मेंशन किया है कितना, 1.054 ग्राम्स। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ के ये रियलाइज हो सकता है कि फॉस्फोरस जो है वो कंजर्व्ड है। फॉस्फोरस इज कंजर्व्ड। अब क्योंकि फॉस्फोरस कंजर्व्ड है तो हम POAC जो है वो फॉस्फोरस एटम पे ही लगाएंगे। ओके, तो अप्लाइंग POAC ऑन फॉस्फोरस। अच्छा, तो आप देख सकते हो, अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं, फॉस्फोरस जो है वो H2PO4- से कन्वर्ट होके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो लेट्स जस्ट कॉल इस कॉम्प्लेक्स को हम Y कह लेते हैं। तो इस H2PO4 में फॉस्फोरस का एक ही एटम है, तो ये हो जाएगा 1 into मोल्स ऑफ H2PO4 माइनस इज इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ Y। इस कॉम्प्लेक्स का मैंने मोल्स मान लिया है कुछ Y। ओके, अब इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मुझे NaH2PO4 के वेट निकालना है। तो पहले तो मैं NaH2PO4 का मोल्स निकालूंगा। अगर मुझे NaH2PO4 के मोल्स मिल गए तो उससे मैं उसका वेट निकाल सकता हूं। ओके, पहले ट्राई करते हैं H2PO4- का मोल्स निकालने का। ओके, तो 1 into मोल्स ऑफ PO4- इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Y। अच्छा, तो हमें ऑलरेडी किसी के मोल्स दिए कि, अच्छा हमें इसके मोल्स दिए Mgp2O7 के मोल्स दिए। ओके, तो हम फिर से POAC लगाएंगे सेकेंड रिएक्शन पे। तो अप्लाइंग POAC ऑन फॉस्फोरस फॉर रिएक्शन 2। ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। तो ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि ये Y है। तो इसमें कितने टोटल फॉस्फोरस है? इसमें एक ही फॉस्फोरस है, तो 1 into मोल्स ऑफ Y दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा Mgp2O7 में 2 एटम्स है फॉस्फोरस के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ Mg2P2O7। ओके, तो मोल्स ऑफ Mg2P2O7 क्या हो जाएगा, पहले वो निकालते हैं। ये हो जाएगा गिवन मास यानी 1.054 डिवाइडेड बाई 222 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे क्या आ गया, हमारा मोल्स आ गया Y का 1.054 डिवाइडेड बाई 222। ओके, अब क्योंकि मोल्स ऑफ Y ये है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, लेट्स कॉल इट रिएक्शन A, we can say that moles of Y is equal to moles of H2PO4-, this will be equal to 1.054 डिवाइडेड बाई 222। ओके, अच्छा अगर हमारे पास H2PO4- के मोल्स आ गए हैं तो हमें एक्चुअली NaH2PO4- के भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaH2PO4 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Na+ एंड H2PO4। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा और इसका भी एक मोल बनेगा। देयरफॉर आई कैन से कि इफ मोल्स ऑफ H2PO4- इज 1.054 divided by 222, this will also be equal to moles of NaH2PO4। अब हमें वेट निकालना है। वेट ऑफ NaH2PO4 विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 120, ये मैंने पहले से निकाल के रखा था, तो आप इसको निकाल सकते हो। 1.054 डिवाइडेड बाई 222 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये हो गया वेट ऑफ NaH2PO4।
तो आप देख सकते हो ये फॉस्फोरस पे POAC लगा के मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन यू शुड नॉट यूज POAC। तो POAC शुड नॉट बी यूज्ड, या रादर इट्स प्रेफर और रादर इट्स एडवाइजेबल नॉट टू यूज जब आपको रिएक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता हो और यू नो द कंप्लीट रिएक्शन। सो अवॉइड यूजिंग POAC when the complete reaction is known. Okay. अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि आपको POAC यूज करना ही चाहते हो, आप स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व नहीं करना चाहते, तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि जिस एटम पे आप POAC लगा रहे हो उसका सोर्स क्या है और वो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो दोनों ही प्रोडक्ट में जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा रहा है। तो इन अ वे अगर मैं POAC ऑक्सीजन पे लगाता हूं तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई नो कि भाई ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा रहा है। मान लीजिए आपको ये रिएक्शन पूरा पता नहीं है, जैसे आपको ये पता, आप POAC लगाना चाहते हो और आपको पूरा रिएक्शन पता नहीं है एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे POAC लगाते हो ऑक्सीजन एटम पे, लाइक POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, तो 3 into moles of CaCO3 is equal to 1 into moles of CO, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये अवेयर होना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो है ना ही सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड में जा रहा है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में POAC यूज करना अवॉइड करें। अच्छा, क्या मैं कैल्शियम पे लगा सकता हूं? हाँ, कैल्शियम पे इसलिए लगा पा रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जितना भी कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही आ रहा है। तो आई कैन अप्लाई POAC ऑन कैल्शियम यूजिंग द इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑल्सो। तो 1 into moles of calcium carbonate, this equal to 1 into moles of calcium oxide, तो ये करेक्ट है। Okay. About the second application of POAC, which is balancing of reaction. ये जो मेथड है ये एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ लॉन्गर मेथड। हिट एंड ट्रायल से यू कैन गेट द बैलेंसिंग rather very quickly. So let's try using this POAC method to balance reaction. Okay. So let's just say Haber's process ले लेते हैं, which is N2 plus H2 gives ammonia. So in place of stoichiometric coefficient, let's take A, B and C. B and C. Alright. तो एक एक करके हम POAC लगाएंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे। तो पहला लगा रहे हैं POAC ऑन नाइट्रोजन। ओके, सो एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2 इन नाइट्रोजन गैस, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम मान के चल रहे हैं कि वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। मोल्स ऑफ, या फिर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मोल्स हमने अज्यूम किया है कि दैट विल बी इक्वल टू योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देयरफॉर आई एम डायरेक्टली राइटिंग मोल्स ऑफ N2 एज A. Okay, now this should be equal to moles of ammonia, which is C, multiplied by atomicity of ammonia, atomicity of nitrogen in ammonia, जो कि हो जाएगा 1। तो पहला रिलेशन हमारे पास आ गया, A बराबर C/2। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन वी गेट। सेकेंड रिलेशन हमें आएगा POAC ऑन हाइड्रोजन पे। तो यूजिंग POAC on hydrogen we get, अच्छा, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है H2 में, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ H2। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि है B। दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ अमोनिया विच इज C।
तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन बन गया। तो B की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3C/2। ओके, अब मैं इन दोनों रिलेशंस को यूज करके इनको इवेल्युएट करूंगा रिएक्शन पे। तो रिएक्शन जो है A की जगह मैं लिख सकता हूं C/2 N2 प्लस B की जगह लिख सकता हूं 3C/2 H2। दिस गिव्स CnH3। तो आप देख ही सकते हो कि C जो है वो कॉमन है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स अमोनिया। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में तो क्या करोगे, N2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया, 2 अमोनिया। तो इसको हम देख सकते हैं कि यूजिंग POAC हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। ऑल्दो दिस मेथड इज रियली लॉन्ग, आपको मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि हम POAC यूज करके भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।